हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जॉनटेक टीम ने आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है BCTQ, बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आज हम सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिग्नल दे रखा है xt, ओके, और आपको ड्रॉ क्या करना है x - 2t + 1। यहाँ पे आपको कुछ भी ड्रॉ करने के लिए दे सकता है, x 3t + 5, x 5t + 7, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि -2t का क्या मतलब है और +1 का क्या मतलब है, ओके। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल, ओके। तो 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं एक सिग्नल के ऊपर। उनका नाम क्या है? पहला होता है टाइम शिफ्टिंग, ओके। सेकंड होता है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, और थर्ड होता है आपका टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग। फोर्थ होता है आपका टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, ओके। और फिफ्थ होता है आपका एम्पलीट्यूड रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ये 5 तरह के ऑपरेशन हम किसी सिग्नल पे परफॉर्म करते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो पहले अगर हम बात करें किसकी, टाइम शिफ्टिंग की, टाइम शिफ्टिंग, यहाँ बात हो रही है टाइम शिफ्टिंग की, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारी क्या है, कोई वेवफॉर्म है t और xt, ठीक है। तो टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं, टाइम कहाँ पे है, हमारी x एक्सिस पे। तो टाइम कहाँ जा सकता है, या तो लेफ्ट में या राइट में। अगर हमारा सिग्नल क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट शिफ्टिंग, ओके। और अगर राइट में जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट शिफ्टिंग। तो हमारी टाइम शिफ्टिंग 2 तरह की होती है, लेफ्ट राइट टाइम शिफ्टिंग और राइट टाइम शिफ्टिंग। अब बात आती है कि कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर हम लेफ्ट में जाएंगे ना तो क्या होगा, x t + k होगा, ठीक है, प्लस होगा। अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे हमारा कोई ये सिग्नल है xt और t, ओके। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है -2 से +2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2। अब हमें इसमें लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग को अप्लाई करना है। तो अगर हम बात करें किसकी, लेफ्ट शिफ्टिंग की, मतलब हमें ड्रॉ करना है xt + 2। तो हमने भी पढ़ा था कि लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या करते हैं, सिग्नल को हम लेफ्ट के अंदर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, t + 2 है, मतलब इसको 2 इधर शिफ्ट कर दो, तो -2 क्या हो जाएगा, -4, और ये 2 क्या हो जाएगा, 0, और ये 2 का 2 रहेगा। ऐसे ही अगर हम राइट शिफ्टिंग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, x t - 2। इसमें क्या होगा, ये 2 क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 4 और 2। तो ये हो गई हमारी टाइम शिफ्टिंग। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, हमारा पूरा सिग्नल या तो ऊपर या नीचे। जैसे ये हमारी टाइम एक्सिस है और ये हमारा क्या है, xt। तो एम्पलीट्यूड का मतलब xt की वैल्यू, तो ये क्या हो सकती है, तो ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग क्या होती है, 2 तरह की होती है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगी तो उसे बोलेंगे अपवर्ड शिफ्टिंग, अगर नीचे जाएगी तो उसे बोलेंगे डाउनवर्ड शिफ्टिंग, ओके। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे k + xt। तो यहाँ के अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो वो क्या होगी, अपवर्ड शिफ्टिंग। और अगर k की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो उसे क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड शिफ्टिंग।
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। जैसे ये हमारा कोई सिग्नल है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, ये टाइम एक्सिस है और ये xt है। तो हमने क्या किया, हमने किया 2 + xt। तो क्या होगा t में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर जो हमारा सिग्नल है ना वो क्या होगा 2 से 4 पे चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो ये इस तरह से बनेगा सिग्नल। ऐसे अगर -2 होता तो क्या होता, जैसे -2 + xt होता तो कैसे बनता, ये 2 से -2 होता तो 0 हो जाता, तो हमारा सिग्नल बनता यहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है हमारी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। अब बात करते हैं थर्ड, स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करते हैं हम x अल्फा t, और यहाँ पे अल्फा की 2 वैल्यू हो सकती है, एक तो अल्फा <0, एक अल्फा <0। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि अल्फा <0 तो वो उसमें क्या होता है, इसमें होता है टाइम एक्सपेंशन। कैसे होगा वो हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। और अल्फा का <0 हो तब क्या होता है, टाइम कंप्रेशन। ओके, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल बन सकता है। अब समझते हैं इसको। जैसे वही हमने सिग्नल लिया, हमने ये हमारा xt है, ये हमारा t है, और ये -2 से +2 और ये 2। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फा की वैल्यू लेते हैं <0। तो मैंने क्या ली 0.5 x 0.5 t। अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.5 का इस 2 में डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि t में चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा +4, -4 + 4, ये 2 का 2 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा था अभी कि अल्फा <0 होता है तब क्या होता है, टाइम का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे इसकी लिमिट क्या थी -2 से +2, इसकी क्या है -4 से +4। अब बात करते हैं अल्फा < पे। तो हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं अपन 2। अगर मैं x2t को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो ये हमारी लिमिट है इसमें 2 का भाग दूंगा। ओके, तो ये क्या बनेगा -1 + 1 2। तो क्या होगा, ये इतना बड़ा सिग्नल था, ये आधा हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया था, डबल हो गया था, इसमें क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, टाइम एक्सपेंशन, और यहाँ पे टाइम कंप्रेशन। ओके, तो ये 2 हो गए हमारे टाइम स्केलिंग में, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अब बात आती है लास्ट के 2, उनको एक साथ ही पढ़ लेते हैं। क्या था, टाइम रिवर्सल और एम्पलीट्यूड रिवर्सल। देखो टाइम रिवर्सल में तो क्या होगा, जो हमारी टाइम एक्सिस है वो रिवर्स हो जाएगी, जैसे x -t। ओके, और इसमें क्या होगा, हमारा पूरा एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे हमारा कोई सिग्नल था, ये हमारा -2 से +2 और ये xt। तो हमें ड्रॉ करना है क्या, x ऑफ -t। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ क्या है माइनस, तो हम t को क्या करेंगे -1 से डिवाइड करेंगे, -1 -1। तो ये क्या हो जाएगा +2 और ये क्या हो जाएगा -2। तो ये सिग्नल ऐसे फ्लिप हो जाएगा, ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये वाली साइड उधर चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा -2 + 2 और 2। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो y एक्सिस होती है ना, उसके क्रॉस क्या होता है, फ्लिप होता है। अगर इसकी बात की जाए -xt की, -xt t, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो ये सिग्नल हमारा कुछ ऐसे बनेगा, -2 2 और 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी x एक्सिस के क्रॉस क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो ये होते हैं हमारे बेसिक 5 ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसके 2 तरीके सोल्व करने के लिए, पहले हम ये जो हमने अपनी एप्लीकेशन पढ़ी है ना, उनके आधार पे कर लेते हैं। जैसे -3 6 0 1 xt और t। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x ऑफ t +
1 डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। t+1 का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्टिंग, मतलब इसको एक क्या करना है, हमें लेफ्ट में लेके जाना है। तो ठीक है, इसको लेके जाओ, तो ये कैसे बन जाएगा, एक लेफ्ट में लेके गए तो 6 में से एक गया 5, तो यहाँ 5 और यहाँ पे माइनस का 4 और ये 0 है, ये क्या चला जाएगा -1 पे, तो ये आ जाएगा -1 पे। तो कुछ ऐसा सिग्नल बन जाएगा हमारा, ठीक है। पर हमें बनाना क्या है, x -2t + 1, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम ये डिजाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो टाइम एक्सिस में क्या है -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, ओके। तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, इस सिग्नल से बनाना है हमें, ठीक है। x -2t + 1, तो ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा -2.5, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 0.5, तो हमारा सिग्नल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसीजर, लेकिन हमारे पास क्या एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर पाए, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसको देखो आप अभी, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है x -2t + 1, तो हम क्या करेंगे, t के साथ जो भी है ना उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो t के साथ क्या है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है, टाइम के अंदर। दूसरा क्या है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। तो -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया और -2 से डिवाइड किया, ठीक है। ये 6 है यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, -3 -1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ गया प्लस का 2, ये क्या आ गया प्लस का 0.5 और ये क्या आ गया माइनस का 2.5। तो हमारा सिग्नल बन जाएगा -2.5, 0.5 और 2 और रिमाइंड 2 सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना, टी के साथ जो भी वैल्यू हो ना उन सबको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे होता 2t + 5 अपने को डिज़ाइन करना होता, तो हम क्या करते, टी में पहले 5 का माइनस करते और फिर 2 से डिवाइड करते, तो हमारा ये सिग्नल डिज़ाइन हो जाता, ओके। तो इसका आंसर होगा आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपको एक वेवफॉर्म दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अगर बात की जाए किसकी, यू टी की, तो कैसे डिज़ाइन होता है, ऐसे। अगर हम बात करूँ किसकी, यू टी + 1 की, तो t + 1, 1 का मतलब पता है आपको, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, तो ये स्टार्ट होगा -1 से, ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें करना डिज़ाइन होता है t - 1, तो माइनस का मतलब राइट साइड में, तो ये स्टार्ट होगा 1 से और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें हमें देखो यहाँ से चलना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। तो देखो आपको पता है ये तो 0 है, ठीक है। अब 1 पे क्या है, ये ऊपर शिफ्ट हुआ और ऐसे जा रहा है, तो इसकी हमें इक्वेशन पता है क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई u और चेंज कहाँ पे हुआ है, राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा t - 1, ओके। फिर ये सिग्नल हमारा क्या है, ऐसे जा रहा है, पर हमें 2 पे क्या करना है, इसको और ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इधर ना जाके ऊपर जाना है, और अगर ऊपर जा रहा होता है तो हम प्लस करते हैं, अगर नीचे जा रहा होता है तो हम माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, किसका, यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ, 2 - 1 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 और u यहाँ पे क्या है 2, तो ये आएगा t - 2, ओके। फिर ये सिग्नल हमारा ऐसे जा रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, 3 पे फिर एक बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज कितना आ रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, तो 3 - 2 1, तो क्या आएगा प्लस का 1 और u t - 3 पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है इसलिए, ठीक है। फिर ये सिग्नल ऐसे जा रहा है, फिर ये सीधा ना जाके नीचे आ रहा है,
ठीक है। अगर नीचे आ रहा है तो क्या होगा, माइनस। और कितना नीचे आ रहा है, तो अब देखो 3 से ये सीधा 0 पे आ रहा है, तो कितना चेंज है, 3 माइनस 0 मतलब 3, तो क्या आएगा 3, और चेंज कहाँ पे हो रहा है, ut-4 पे, ut-4। तो ये इसका क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑप्शन चेक कर लो। तो इसका डी क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको कोई सिग्नल दे रखा है ft, उसकी एनर्जी कितनी है E, और आपसे पूछिए कि E2t की एनर्जी कितनी है। ठीक है, F2t की एनर्जी कितनी है, तो आपको एक किस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर f ऑफ t की एनर्जी कितनी है, E है, तो f ऑफ nt की एनर्जी कितनी होगी, 1/(n) और E। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा E/2, अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा E/4, अगर 16 है तो क्या हो जाएगा E/16। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी E/2। ठीक है, तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, F40 पूछ सकता है, 60 पूछ सकता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेशन e⁻t² del 2t + 1 dt। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, पहले उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एरिया अंडर यूनिट इम्पल्स सिग्नल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है कि अगर डेल a t-t1, ठीक है, ऐसे दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, जो a है ना वो क्या आ जाएगा 1/(a) डेल t-t1। ये हमारी यूनिट इम्पल्स सिग्नल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और अगर ऐसे दे रखा हो डेल a t-t1, तब क्या करोगे, तब आप a कॉमन लोगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 1/(a) क्या हो जाएगा डेल t माइनस, यहाँ a कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा t-t1/a, तो यहाँ पे क्या आएगा t1/a। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो आपको एक प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए, इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और है। एक हमारी क्या है, जैसे डेल t-t1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी सिग्नल के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x t-t1 और डेल t-t1। एक इसकी ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एक होती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। जो x t-t1 है डेल t-t1, इसका क्या है, कन्वोल्यूशन है किसके साथ, xt के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली x t-t1 आएगा। ठीक है, तो इसकी चार प्रॉपर्टी है, एक तो कन्वोल्यूशन वाली, एक मल्टीप्लिकेशन वाली, और एक ये वाली, और एक एरिया। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है इम्पल्स सिग्नल की। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की हमारे। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, डेल -2t + 1 इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने ए वाला फॉर्मूला था ना, तो -2 क्या आ जाएगा का मोड आ जाएगा, मतलब 1/a, फिर क्या आएगा डेल t माइनस, यहाँ पे -2 कॉमन लिया था तो क्या आएगा t - 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, और ये डेल t - 1/2। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -∞ से +∞ e⁻t² 1/2 डेल t - 1/2 और dt। और अभी हमने देखा था कि डेल t-t1 और xt क्या होता है, xt - t1 डेल t-t1। तो क्या होगा, ये जो t1 की वैल्यू है वो कहाँ पुट कर देंगे हम, t की जगह, तो ये क्या हो जाएगा e⁻t² मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1/4, और यहाँ 1/2 चल ही रहा है, और ये क्या हो जाएगा डेल t - ½ और dt। ठीक है, ये बन गया।
अब हम क्या करते हैं 1/2 और e⁻⁻⁴ बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 e⁻⁻⁴ बाहर आ गया और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या बचा डेल t-1/2 और dt। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू होगी, एक ये वैल्यू होगी। अब अगर गौर से देखो आप तो ये क्या है एरिया अंडर इम्पल्स सिग्नल, जो हमारा क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 e⁻⁻⁴। तो इसका ये क्या हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इम्पल्स सिग्नल से आपसे किसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बस ये 4 प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि एरिया ये और एक मल्टीप्लिकेशन और एक कन्वोल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको ये आपको सिग्नल दे रखा है, इसकी आपको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो आपको पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी mod ऑफ xt का स्क्वायर dt। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, आपको देखो xt तो आपको दे रखा है, हम क्या करते हैं xt के स्क्वायर को क्या कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमें xt के स्क्वायर को ड्रॉ करना है, तो वो क्या हो जाएगा t xt का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर क्या होता है वही 4 होता है। तो क्या होगा 0 से लेके 4 तक वैल्यू क्या रहेगी 4, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, xt स्क्वायर। अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया, ये हमारा फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये क्या एक रेक्टेंगल, ये क्या एक स्क्वायर बन गया 4 और 4। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 × 4, क्योंकि ये कितनी है 4 और ये कितनी है 4, तो 4 × 4 16। एक तो इसका ये तरीका है। अगर फॉर्मूले से अपन करें तो अगर फॉर्मूले में पुट कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 से 4 तक, 0 से 4। इसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है ये, तो क्या है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और dt। तो 4 को हमने बाहर लिया, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट क्या है 0 से 4, तो क्या आ जाएगा 4 × 4 - 0, तो यहाँ से भी क्या आएगा 16। ओके, आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो प्लॉट करके या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या हो गया 16। आपसे एग्जाम में आजकल या तो पावर निकलवाते हैं या एनर्जी निकलवाते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू वाला टाइम चला गया। ओके, नेक्स्ट है आपको सिग्नल दे रखा है xt = डेल t+2 - डेल t-2 और आपको yt है ना इसकी एनर्जी निकालनी है। और yt और xt में रिलेशन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ xt क्या है yt। तो आपको कुछ चीज़ें पता है, क्या पता है आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप क्या होता है इम्पल्स। ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक वो क्या होता है हमारा रैंप। ऐसे एक उल्टा लें तो अपन अगर इसका इंटीग्रेशन करें इम्पल्स का तो वो क्या हो जाएगा स्टेप फंक्शन। तो वही फंडा यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। देखो हमें xt दे रखा है क्या यूनिट इम्पल्स, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा यूनिट स्टेप। तो yt हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो डेल का तो क्या हो जाएगा u t+2 - u t-2। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम डिजाइन कर लेते हैं। अगर हम बात करें u t+2 को तो वो क्या होती है u t+2, तो वो क्या होगी -2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि क्या प्लस है तो मतलब लेफ्ट में, माइनस है तो मतलब राइट में। और इसमें से माइनस क्या करना है हमें u t-2, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा +2 से और ऐसे चलेगा। अगर इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा और ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो हमारे पास क्या वेव फॉर्म बनेगी t और ये yt क्या बनेगा -2 से +2 और ये क्या है 1। अब हमें इसकी एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है
1 ही होता है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये कितना है 4, तो 1 इंटू 4 मतलब एनर्जी आ गई हमारी 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, आपको x1t और x2t दो फंक्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा है ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं, तो वो हम ऐसे चेक करते हैं, जैसे हमें कोई सिग्नल दे रखा है a, ठीक है, a साइन ω1t, b साइन ω2t, तो हम क्या करते हैं, हम इनका रेशियो देखते हैं, ω1 ω2, या हम t1 और t2 निकाल लेते हैं, उनका रेशियो देखते हैं। अगर वो क्या है रेशनल नंबर, तब तो वो क्या होगा पीरियोडिक होगा। अगर वो रेशनल नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, आपको इतना करना है इसमें तो। ठीक है, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें ω1 कितना है 1, क्योंकि साइन टी, तो साइन क्या होता है ω t होता है, ω1 कितना हो गया 1, और ω2 कितना हो गया 4 पाई। अगर हम इनका रेशियो ले ω1 अपॉन ω2, वो क्या आएगा 1/4 पाई, और पाई आपको पता है क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। ठीक है, सेकंड अगर बात की जाए किसकी, इसकी, तो इसमें ω1 कितना है 5 पाई, इसमें ω2 कितना है 13 पाई। ठीक है, तो ω1 अपॉन ω2 क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 13 पाई, पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया 5/13, तो ये हमारा क्या है पीरियोडिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि x1 इज़ नॉट पीरियोडिक बट x2 इज़ पीरियोडिक सिग्नल, ये हमें बताना था। ठीक है, और अगर आपसे पूछता क्या फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो वो क्या होता है LCM ऑफ T1 T2 या SCF ऑफ ω1 ω2। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। आपको सिग्नल दे रखा है xt इक्वल टू 2 sin 5 pi t प्लस 30 एंड प्लस cos 5 pi t प्लस 30। ठीक है, तो पावर कैसे निकालोगे, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल। ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अगर xt इक्वल टू क्या हो x1t प्लस x2t, कोई xt हमारा दो फंक्शन का क्या है सम है। ठीक है, और दोनों आपस में क्या ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तो क्या होता है उनका पावर क्या होता है दोनों के पावर के सम के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये कि इसका पावर निकाल लेंगे, इसका पावर निकाल लेंगे, उन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारे xt का पावर निकल के आ जाएगा। पर कंडीशन हमारी क्या है कि ये दोनों क्या होने चाहिए ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये साइन है और ये कोस है, तो आपको पता ही है कि साइन 0 कितना होता है 0, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये आपस में क्या होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो अगर अब बात की जाए पावर की, तो पावर निकालने का सिंपल सा फंडा है, आप RMS वैल्यू निकाल सकते हो, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, आप जानते हो जैसे a साइन ω t है, तो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी a/√2। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा a²/2। ओके, तो इस क्वेश्चन में बात की जाए तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इसमें क्या है a की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसमें कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया 2, प्लस ये कितना हो गया 8 10, तो इसमें पावर कितना आ जाएगा 10। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि पावर इक्वल टू क्या होता है RMS का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपको दो सिग्नल दे रखे हैं x1 और x2। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है और इससे जो रिजल्टेड सिग्नल आएगा ना उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये हमारा क्या है कोई सिग्नल है। ठीक है, ये क्या है 0 से t1 टाइम पीरियड है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है a1 है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके साथ, दूसरा हमारा सिग्नल है x2t, वो हमारा क्या है t2 तक है,
उसका एम्पलीट्यूड कितना है A2। यहाँ पे कंडीशन है कि T1 क्या है हमारा T2 से छोटा है। तो इसमें कन्वोल्यूशन के बाद रिजल्ट क्या आता है उसको देखो, वो आएगा हमारा ये वाला। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट है ना उनको ऐड कर देते हैं। तो 0 को 0 में ऐड किया तो क्या है 0, और हाईएस्ट लिमिट क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है, तो सिग्नल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो छोटे वाला इंटरवल है ना वहाँ तक क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, फिर जो T2 है ना वहाँ तक ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नीचे आएगा T1 प्लस T2 तक, ये इसकी क्या होगी, वेव शेप होगी। अगर हमारा T1 T2 इक्वल होता तब ये क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता। पर यहाँ पे हमने क्या लिया है, T1 लेस देन T2 लिया है। ठीक है, तो T1 तक ऊपर जाएगा, फिर T2 तक कांस्टेंट रहेगा, फिर ये नीचे जाएगा। फिर बात आती है कि ये जो ऊपर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो क्या होता है A1 A2 T1। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। A1 यहाँ से, A2 यहाँ से, और T1 जो छोटे वाला है। तो आपको ये डिज़ाइन करना है क्वेश्चन के लिए, उसके बाद उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो करिए, T XT। तो देखो 0 0, तो ये 0 1 2, ये 3, छोटे वाला कहाँ तक है 1 तक, बड़े वाला 2 तक। तो ये 1 तक ऊपर जाएगा, फिर 2 तक कांस्टेंट रहेगा और फिर नीचे आ जाएगा। अब बात कीजिए इसके मैग्नीट्यूड की, तो वो क्या होगा 1 1 और 1। A1 कितना है 1, A2 कितना है 1, और T1 कितना है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारी क्या आ गई, वेवफॉर्म आ गई। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इस इक्वेशन कैसे होगी, यहाँ से चलेंगे फिर ऐसे, और ये हमारा क्या है, रैंप फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे पढ़ा होगा रैंप फंक्शन, ये वाला RT। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ही बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया 1, तो ये क्या होगा 1 डॉट RT। ठीक है, और ये क्या जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, पर हमें जाना क्या है इस डायरेक्शन में, तो हमें इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। अगर हम नीचे लेके आते हैं तो क्या करते हैं माइनस। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा RT माइनस 1, क्योंकि हम माइनस लेके आ रहे हैं 1 के ऊपर, और इधर क्या होता है राइट साइड में माइनस होता है T माइनस 1, अगर इधर होता तो क्या होता T प्लस 1 होता। ओके, फिर हम इसको नीचे लेके आ गए। ठीक है, फिर यहाँ सीधा जा रहा है, पर हमें इसको और नीचे लेके आना है, तो यहाँ से भी इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ से भी नीचे लाना है इसको। ठीक है, इसका स्लोप कितना है 1, और यहाँ किस पे नीचे लेके आना है अपन 2 पे, तो RT माइनस 2। फिर ये देखो नीचे सीधा जा रहा है, पर हमें इसको इधर लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम प्लस 1 डॉट RT माइनस 3, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। आपको यहाँ से चलना है, सीधे गए, पर अपन इधर ना जाके इधर जाना है, तो इसको नीचे लेके आएंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर सीधा जा रहा है, फिर इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, फिर नीचे जा रहा है, फिर इसको ऊपर लेके आएंगे। हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो ये बनेगा RT माइनस 1 माइनस RT माइनस 2 प्लस RT माइनस 3। तो ऑप्शन चेक कर लो, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपको याद रखना है कि 2 का कन्वोल्यूशन करते हैं ना, तो उसके लिए ये वाला आपसे डायग्राम भी पूछ सकता है, उसकी इक्वेशन भी पूछ सकता है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चनर पे क्या पूछता है वो, एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है, आपको दे रखा है कि जो XT जो फंक्शन है ना वो क्या है, रियल प्लस ऑड है। तो आपको XW मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसकी नेचर बतानी है। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। जैसे मान लो ये क्या है हमारा XT है, और ये हमारा क्या है X ओमेगा है, तो इसकी एक टेबल होती है। जैसे अगर हमारा XT क्या हो, रियल हो, तो ये क्या होगा कंजुगेट सिमेट्रिकल फंक्शन होगा, और अगर ये कंजुगेट सिमेट्रिकल है तो ये क्या होगा रियल होगा। अगर ये इमेजिनरी है तो ये क्या होगा कंजुगेट एंटी सिमेट्रिकल होगा, और अगर ये कंजुगेट एंटी सिमेट्रिकल है तो ये क्या होगा हमारा इमेजिनरी होगा। ठीक है,
ये टेबल आपको याद कर लेनी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आजकल एग्जाम में। अगर ये रियल है और इवन है तो ये भी क्या होगा, रियल प्लस इवन होगा। अगर ये इमेजिनरी है और इवन है तो ये भी क्या होगा, इमेजिनरी प्लस इवन होगा। पर अगर ये रियल प्लस ओड है तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी प्लस ओड। अगर ये इमेजिनरी प्लस ओड है तो ये क्या हो जाएगा, रियल प्लस ओड। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर रियल प्लस ओड हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू इमेजिनरी प्लस ओड। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि आपको पूछा है कि फूरियर सीरीज दे रखी है आपको, ठीक है, तो उसमें इवन नोट, तो इसको समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि फूरियर सीरीज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ए नोट प्लस समेसन ए एन कोस ओमेगा एन टी प्लस समेसन बी एन साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। अब अगर बात की जाए इवन फंक्शन की, तो आपको पता है कि हमारा कोस क्या होता है, इवन होता है, और हमारा साइन क्या होता है, ओड होता है। तो अगर हमारा एक्स टी फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, तो उसमें क्या होगी, कोस की टर्म मौजूद होगी। ठीक है, और अगर हमारा कोई ओड फंक्शन होगा तो उसमें क्या होगी, ओनली साइन टर्म्स होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इवन है तो उसमें क्या होगी, कोसाइन टर्म होगी, सही है। अगर इवन है तो उसमें साइन टर्म होगी, नहीं होगी, क्योंकि साइन क्या होता है, हमारा ओड फंक्शन होता है। और अगर ओड है तो उसमें कोसाइन होगी, नहीं होगी। अगर ओड है तो उसमें साइन होगी, होगी। तो इसमें पी और एस, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, बस आपको याद रखना है कि इवन होगी तो कोस टर्म होगी, ओड होगी तो साइन टर्म होगी। इस क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा के दे सकता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपको यूटीएस का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, इसको समझो अच्छे से पहले। तो इसको समझने के लिए पहले बात करता हूँ मैं सिग्नम टी फंक्शन की। ठीक है, तो सिग्नम टी आपको पता है कैसे ड्रॉ होता है, ये होता है +1 और ये -1 टी। ये हमारा क्या है, सिग्नम टी फंक्शन है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, ठीक है, तो वो कैसे ड्रॉ होगा, तो आपको पता है ये क्या है, कांस्टेंट है तो 0, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है 0, पर ये क्या है, +90, +90 मतलब dy/dt, 1090 मतलब इन्फिनेटिव, तो ये क्या है, -1 से +1, तो ये आएगा 2del t। ये इसका क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन। अब अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो d/dt सिग्नम t इक्वल टू 2del t। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड फूरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इसको क्या हो जाएगा, j ओमेगा x ओमेगा इक्वल टू 2। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, x ओमेगा इक्वल टू 2/j ओमेगा। ठीक है, तो सिग्नम टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2/j ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या किसका होता है, सिग्नम टी का। अगर हम बात करें किसकी, 2ut की। ठीक है, ये क्या है, 2ut है। अगर हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करें, जैसे इसको मैंने xt मान लिया, ठीक है, तो dxt/dt कितना आएगा, वही 2del t आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 0 से 2 चेंज हो रहा है, और इसका क्या हो जाएगा 0। तो अगर इसका भी अब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2/j ओमेगा, सेम ऊपर वाले की तरह। ओके, तो पर हमें पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होती है किसी फंक्शन के लिए, पर यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 2/j ओमेगा आ रही है, और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 2/j ओमेगा आ रही है। वो कि क्या पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो अगर यूटी का हमें क्या निकालना हो, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे 2/j ओमेगा तो आएगा, प्लस इसमें कॉन्स्टेंट ऐड होगा, वो क्या होगा, 2π del ओमेगा इंटू एवरेज वैल्यू। इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, तो इसकी एवरेज वैल्यू देखो 1 है, 0 और 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसकी क्या होगी, फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर सिग्नम टी में बात की जाए तो -1 + 1, तो -1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें एवरेज वैल्यू क्या है, 0। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2/j ओमेगा
पर इसमें कितना होगा 2/j प्लस 2π del इंटू एवरेज वैल्यू। ओके, अब चलते हैं हमारे यूटी पे। यूटी क्या होता है हमारा, ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा 1/j प्लस सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा 2π del मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू। तो इसकी एवरेज वैल्यू देखो क्या है 0 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.5। तो इसको क्या करोगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/j π del। ठीक है, ये होता है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 1/j भी आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा π del प्लस 1/j। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने में इजी लग रहा होगा क्योंकि इसका लाप्लास क्या होता है 1/s। ठीक है, लेकिन इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/j नहीं होता, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/j प्लस π del। ओके, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/j प्लस π del। ओके, और वो क्यों होगा मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे 8 है 8 यूटी है, ठीक है, इसका पूछ लिया आपसे, तो निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, एक तो हो जाएगा 8/j, दूसरा क्या हो जाएगा 2π del इंटू एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 8/j प्लस 8π del। ये इसका क्या हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपसे कैसे भी इक्वेशन दे सकता है वो। ओके, तो आसानी से निकाल दोगे। नेक्स्ट है आपको इसका लाप्लास बताना है। तो लाप्लास तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे sin 80 है। ठीक है, इसका लाप्लास क्या होता है a/s² प्लस a²। अगर मैं इसको e⁻⁻80, ठीक है, और साइन मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, जो हमारा s है ना वो क्या हो जाएगा s+2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो a/s+a² प्लस a²। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। sin 2ω का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ sin 2ωt वो क्या होगा 2ω/s² प्लस 2ω²। अब क्या करें e⁻⁻2t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ e⁻⁻2t sin 2ωt वो क्या हो जाएगा 2ω में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर s के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो s+2 और 2ω²। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट है आपको इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है आपको। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो क्या होता है a/s+1 b/s+3। ठीक है, तो हमें s+1 क्या है a का कोफिशिएंट है वो निकालना, तो तुम क्या करते हैं जैसे s+1 को ऐड करते हैं और यहाँ से s की वैल्यू क्या आ रही है -1, वो बाकी की टर्म में हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आई -1, तो -1 यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा -1 + 5 डिवाइड बाई -1 + 3, तो 4/2। ये कितना आ गया 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू क्या करो -3 पुट कर दो और इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो -3 + 5 डिवाइड बाई -3 + 1, तो क्या हो गया 2/-2, तो ये क्या आ जाएगी -1। ओके, तो हमारा क्या बन गया पार्शियल फ्रैक्शन इसका 2/s+1 -1/s+3। अब इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है, लाप्लास इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा 2e⁻t -e⁻3t। बस ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म दे दिया आपको उसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको जेड कॉमन लेना पड़ता है ऊपर। ठीक है, आपने जेड कॉमन लिया, उस जेड को आप इसके नीचे ले जाओ, मतलब आपको ऐसे कर देना है xz/z z+1 z-1 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है।
तो वो क्या होता है a अपॉन जेड माइनस वन बी अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा जेड प्लस वन इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वन प्लस बी। अब हम क्या करेंगे इसको इधर कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 और माइनस से प्लस बी कितना आ गया 1, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारा ये क्या बन गया ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन जेड माइनस वन और बी की वैल्यू क्या है 2, 2 अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो हमारा क्या आ गया एक्स जेड अपॉन जेड क्या आ गया 1 अपॉन जेड माइनस वन 2 अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये हम निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं एक्स जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस वन प्लस 2 जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे जेड कॉमन लिया, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स लिख सकता हूँ मैंने जेड ऊपर कॉमन लिया नीचे जेड कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस जेड इनवर्स। ऐसे इसमें नीचे मैं जेड क्या कह रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, जब वो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 2 जेड इनवर्स 1 माइनस जेड इनवर्स का स्क्वायर। अब अगर बात की जाए तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है यू एन का। ठीक है, और ये किसका होता है 2n, ये एन यू एन का होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 u1, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी। तो आपको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना भी आना चाहिए, आजकल ये एग्जाम में काफ़ी आता है। ठीक है, तो इसका फंडा है कि आपको पहले एक्स जेड अपॉन जेड लेना है, उसके बाद जो बचे ना उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करो, उसके बाद जेड को उधर मल्टीप्लाई करो, फिर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, उससे आपको इन्वर्स निकालना क्या हो जाएगा काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको एक ये क्वेश्चन भी आजकल फेवरेट हो रखा है कि आपको टाइम पीरियड निकालना होता है फंडामेंटल, वो भी किसका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे T1 कितना आएगा, यहाँ पे ओमेगा 1 कितना है 7π/5, यहाँ पे ओमेगा 2 कितना है 3π/4, तो अपन T1 निकालते हैं, वो क्या होता है 2π/ओमेगा 1, तो 2π/7π×5, तो यहाँ से कितना आ गया 10/7। ठीक है, पर डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें एक वैल्यू मिल जाए, और कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या ली 7 ली, तो यहाँ से कितना आ गया 10। ठीक है, डिस्क्रीट में हमें करना पड़ता है कि नीचे वाले टर्म को हम एलिमिनेट करते हैं, उसकी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो ऊपर होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है। ऐसे सेकेंड T2 2π/ओमेगा 2, तो 2π ओमेगा 2 कितना है 3π/4, 4 ऊपर चला गया तो क्या आ गया 8/3, तो इसमें भी k को मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू हमने ले ली 3, तो यहाँ से कितना आ गया 8। अब हमें क्या चाहिए फंडामेंटल टाइम पीरियड चाहिए, तो वो हमने पढ़ा था पहले क्या होता है एलसीएम होता है किसका T1 T2 का, तो ले लो एलसीएम किसका 10 का और 8 का, तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी आ रहे हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना किसका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का। नेक्स्ट ये तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको निकालनी होती है नाइक्विस्ट रेट, तो इसके लिए आपको पहले सैम्पलिंग थ्योरम पता होनी चाहिए। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है कि सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इस सैंपल्स एंड रिकवर्ड फ्रॉम इट सैंपल्स इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऑफ FM। FM जहाँ पे क्या है सिग्नल के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मौजूद है उसके दोगुने से या तो बड़ा हो और या क्या उसके इक्वल हो, ये होती है हमारी क्या सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम ठीक है, तो नाइक्विस्ट रेट क्या होती है वो होती है 2FM। ओके, तो आप सिग्नल में देखोगे सबसे हाईएस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही हमारी क्या होती है नाइक्विस्ट रेट। तो अगर यहाँ पे देखें तो देखो ओमेगा 1 कितना है 2π, ओमेगा 2 कितना है 4π, तो आपको पता है 4π क्या है बड़ा है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई ओमेगा m की, तो हमारी नाइक्विस्ट रेट क्या हो जाएगी 2 ओमेगा m।
अगर रेडियन पर सेकंड में दे रखा हो, पाई में दे रखा हो तो क्या करेंगे 2 ओमेगा में निकालेंगे, अगर हर्ट्ज में दे रखा हो तो 2 FM निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे पाई में दे रखा है तो 2 ओमेगा में निकालेंगे। 2 इंटू ओमेगा में कितना है 4 पाई बड़े वाला, तो ये क्या आ गया 8 पाई। ओके, जो बड़ा होता है ना ओमेगा की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 4 पाई है तो हम 4 पाई लेंगे। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, सैम्पलिंग रेट निकालनी है, पर आपको क्या दे रखा है सैम्पलिंग फंक्शन दे रखा है, उसकी क्यूब दे रखी है, तो इस तरह के निकालेंगे तब क्या होगा। यहाँ पे देखो ओमेगा एन की वैल्यू तो आपको दिख रही है 4 पाई, तो 2 ओमेगा में निकाल लिया हमने, वो क्या गया 8 पाई। यहाँ पावर कितनी है 3, तो उस पावर को सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 24 पाई, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पावर 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 होते तो 5 से मल्टीप्लाई करते। ओके, नेक्स्ट है आपको एनर्जी निकालनी है किसकी, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की, तो इसका फॉर्मूला होता है कि समेसन जो हमारा एक्शन है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा x0, ये x1, ये x2 और ये x3, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो हमारा x0 है उसके मोड का स्क्वायर, x1 के मोड का स्क्वायर, x2 के मोड का स्क्वायर और x3 के मोड का स्क्वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी एनर्जी हो जाएगी। अगर x0 की बात की जाए तो वो क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, फिर क्या x1 वो क्या है 1 प्लस जे इसका स्क्वायर, फिर 1 माइनस जे इसका स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है -1 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1 हो गया, पर 1 प्लस जे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 प्लस 1, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका स्क्वायर मतलब 2, ऐसे इसका स्क्वायर 2, इसका 4, तो ये कितना हो गया 9, तो इसका आंसर क्या आ गया बी। ठीक है, तो एनर्जी ने आपको डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में भी आ गई और कंटिन्यूस सिस्टम में भी आ गई। ठीक है, तो किसी में भी पूछ सकते हैं आपसे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपको पावर निकालना है। ठीक है, ये क्या एक्स, ओके, तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है समेसन जो आपको सी एन दे रखा है ना उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो देखो सी एन की वैल्यू क्या है 1 1, दो जगह इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दो जगह इसकी वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 0 पे कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया 90। ठीक है, मतलब सी एन की जहाँ वैल्यू है ना उन सब के स्क्वायर को ऐड कर दो, मतलब ये 1, ये 4, ये 9, ये 4, ये 1, इन सब को ऐड कर दो, वो हमारी क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है P इक्वल टू सी एन का स्क्वायर, सी एन की जहाँ भी नॉन जीरो वैल्यू है उन सब का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा पावर। तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन आपके पावर निकालने का इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, जैसे आपको सीके दे रखा है। ठीक है, और आपको एक क्या दे रखा है टाइम पीरियड मतलब T0 1 दे रखा है, आपसे पूछा है फूरियर कोफिशिएंट दे रखा है आपको सीके, आपको पूछा है एक्सटी इनमें से कौन सा होगा, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्स ऑफ टी क्या होता है समेसन सी के ई की पावर के ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये होता है हमारा इस, और के की वैल्यू क्या होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ओके, तो अगर बात की जाए इस फंक्शन के लिए तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू 0 लेस के लिए तो क्या 0 है, ग्रेटर देन के लिए क्या है ये फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा के की वैल्यू क्या होगी 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक चलेगी, क्योंकि लेस देन 0 के लिए तो क्या 0 है, ग्रेटर देन के लिए क्या है -1/3 की पावर के ई की पावर जे ओमेगा नॉट के टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि के की लेस देन 0 के लिए तो 0 है, ग्रेटर देन के लिए बात करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले वैल्यू पुट करेंगे 0, अगर 0 पुट की तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, फिर हम पुट करेंगे 1 तो क्या आएगा -1/3 ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये तो आएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर ई की पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी, ऐसे ही आगे 3 4
सब वैल्यू पुट करते जाओगे और कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि 1 + r + r² ++ इन्फिनेटिव, तो इसका समेशन कितना होता है 1/1 - r। ठीक है, सेम फंडा यहाँ अप्लाई हो जाएगा, 1 + r + r² ऐसे इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो समेशन है वो क्या हो जाएगा, ये r की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 1/1 - -1/3 e⁻j ω0t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस e⁻j ω0t। अगर बात की जाए ω0 की तो ω0 क्या होता है 2π/T0, और T0 हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 1, तो क्या गया 2π, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या हो गई 1 + 1/3 e⁻j 2πt। तो ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर, जो हमारे कहाँ है बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।